है जो आपके CHO से रिलेटेड है वो आपको आ सके और आपको इससे इलाज में मदद मिल सके। तो बिल्कुल 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 सभी का स्वागत है, बिल्कुल 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 सभी का स्वागत है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रग्स। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रग्स हैं, इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रग्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रग्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ड्रग्स फॉर कफ और ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। जो आपके सिलेबस में किस नाम से है? ड्रग्स फॉर कफ आपके सिलेबस में एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिक के नाम से। ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा आपके जो सिलेबस में है वो ड्रग्स यूज फॉर डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन इसके नाम से। तो आज आपको आपकी जो जनरल जानकारी है उसको हम इतना साउंड करेंगे कि एग्जाम ही नहीं, आप किसी मरीज का इस कॉन्टेक्स्ट में इलाज भी कर पाए। तो आप CHO बनने जा रहे हैं तो आप इंडिपेंडेंट वहां पर काम करेंगे, तो आपको सारे XYZ डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो जो ट्रीटमेंट होगा उसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। तो जो आपका सिलेबस में जिसमें लिखा हुआ है एक्सपेक्टोरेंट म्यूकोलाइटिक, तो ये एक्जैक्टली क्या होते हैं? फार्माकोलॉजी इन्हें ड्रग्स फॉर कफ के अंदर डिस्कस करती है। ड्रग्स यूज इन डिफिकल्टी रेस्पिरेशन जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है फार्माकोलॉजी ने ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा में डिस्कस करती है। तो 1 बाय 1 हम दोनों को लेने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल 1 बाय 1 हम दोनों को लेने वाले हैं। रावण राज अभी आप क्लास पे ध्यान दे बेटा, सब कुछ बाद में डिस्कस होगा। किरण गुड इवनिंग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खांसी की दवा संजय कुमार जाटोरिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आप पढ़ने वाले हो किसकी दवा? कफ की और ब्रोंकियल अस्थमा की। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ड्रग्स फॉर कफ। ड्रग्स फॉर कफ, ड्रग्स फॉर कफ। और ड्रग्स फॉर कफ में सबसे पहली बात होगी कफ। व्हाट इज कफ? जिसे आम भाषा में बोला जाता है खांसी। खांसी, तो खांसी की अपन बात करेंगे कि भैया ये कफ क्या है, खांसी क्या है, पहले ये आपको थोड़ा बताऊंगा। फिर ये जो खांसी होती है बेसिकली दवाओं के आधार पर फार्माकोलॉजी ने इसको कितने भागों में बांटा है, फिर उसके बाद इसमें कौन सी दवाइयां कारगर है, कौन से मरीज को कौन सी देनी चाहिए, ये डिस्कशन आपका जनरल कॉन्टेक्स्ट में रहेगा। तो ड्रग्स फॉर कफ, कफ बराबर खांसी। तो खांसी की अपन बात करें तो आपसे पूछे खांसी क्या है, तो आपको जवाब देना है प्रोटेक्टिव रिफ्लक्स। प्रोटेक्टिव रिफ्लक्स, खांसी एक प्रकार का प्रोटेक्टिव रिफ्लक्स है। देखिए ईश्वर ने आपका जो मुंह से नाक से आगे का रास्ता है उसे 2 भागों में विभाजित किया है, एक आहार नाल का, एक श्वास नाल का। तो ईश्वर ने जो ये डिवाइड किया है सोच समझ के डिवाइड किया है। आहार नाल में खाना और पानी जाना चाहिए, श्वास नाल में हवा जानी चाहिए। जब भी श्वास नाल में कोई फूड स्टफ चला जाए, लिक्विड चला जाए, कोई रिटेंट चला जाए, डस्ट चला जाए, पोलन चला जाए, गैस चली जाए, जो वहां पर इरिटेशन पैदा करती है, तो उस इरिटेशन की सूचना कहां जाती है साहब? ब्रेन में जाती है। और ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन में खांसी केंद्र जो होता है उस इरिटेशन की वजह से खांसी केंद्र से खांसी का जो इंपल्स है वो जनरेट करवाता है। कैसे आता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। उस इंपल्स की वजह से जो आपकी खांसी आती है, प्रोटेक्टिव रिफ्लक्स जो आता है, जिसे अपन बोलेंगे क्या है? ये फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ एयर, फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ एयर। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग। रोहित गुड इवनिंग, दिलीप गुड इवनिंग, बिल्कुल बिल्कुल। भावना गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो ये जो फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ एयर है, हवा को जोर से बाहर फेंकना, एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स के रूप में फेंकना, वही खांसी है और कुछ भी नहीं है। तो अगर सीधे सीधे शब्दों में अगर हम देखें, अगर इसको मैं आगे ले जाऊं, तो ये आपका सपोज रेस्पिरेटरी एयरवे है, और इस रेस्पिरेटरी एयरवे में थ्रोट भी है, और इस रेस्पिरेटरी एयरवे में लंग्स भी है। तो रेस्पिरेटरी एयरवे की अपन बात करें तो रेस्पिरेटरी एयरवे तो थ्रोट को कवर कर रहा है, आगे जाके लंग्स है। तो साहब यहां पर अगर कोई भी दिक्कत होती है गले में कोई भी दिक्कत होती है, आपके लंग्स में कोई भी दिक्कत होती है, तो यहां से जो सूचना है, अब क्या दिक्कत होती है कि आपको गले में इंफेक्शन हुआ, गला अंदर से छिल गया, सोर थ्रोट हो गया, लंग्स में बलगम जमा हो गया, तो ये सारी की सारी दिक्कतें ब्रेन के पास पहुंचती है। और ब्रेन के पास पहुंचती है साहब कैसे पहुंचती है? रिसेप्टर के माध्यम से। किसके माध्यम से? रिसेप्टर के माध्यम से। तो गले में रिसेप्टर है, आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में रिसेप्टर है, लंग्स में रिसेप्टर है, जो यहाँ की लगातार जानकारी किसको देते रहते हैं? ब्रेन को देते रहते हैं। और ब्रेन उस जानकारी के आधार पर कफ सेंटर को स्टिमुलेट करता है, और कफ सेंटर स्टिमुलेट होने से टसल इंपल्स आती है। टसल इंपल्स, खांसी की इंपल्स आती है, और टसल इंपल्स आने से आपको खांसी आती है, कफ आता है, एक फोर्सफुल एक्सपेंशन ऑफ एयर होता है। कहने का मतलब आपके थ्रोट में, आपके लंग्स में अगर किसी भी प्रकार की इरिटेशन होती है, कोई वहां पर जलन होती है, वहां पर कोई समस्या होती है, फेफड़ों में बलगम हो जाता है, खिंचाव हो जाता है, स्पाजम हो जाता है, उसकी सूचना ब्रेन को पहुंचा दी जाती है, ब्रेन खांसी केंद्र को दे देता है, टसल इंपल्स आ जाती है, और आपके इंटरकोस्टल मसल को करंट मिलता है, और एक झटके के साथ हवा बाहर फेंकी जाती है, जिसे अपन खांसी कहते हैं, कफ कहते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो आपके लंग्स के द्वारा फोर्सफुल एयर को बाहर फेंकने को हम कहते हैं। जब भी वहां पर कोई ऐसी अनवांटेड चीज आ जाए जिसे वो इरिटेटिव समझ रहा है, उसे एयर के साथ बाहर फेंकने के लिए जो फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ एयर किया है, उसे आप क्या कहते हैं? कफ कहते हैं। अब कफ सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, एक तो ड्राई कफ होता है, एक वेट कफ होता है। एक तो ड्राई कफ होता है, एक वेट कफ होता है। ड्राई कफ, वेट कफ की अपन बात करें तो इसे नॉन प्रोडक्टिव, इसे अपन प्रोडक्टिव। तो नॉन प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, इसमें स्पूटम माइनस नहीं आता, इसमें स्पूटम आता है। बहुत सिंपल है। ऐसी खांसी जिसमें बलगम आता है उसे गीली खांसी या वेट कफ या प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। जिसमें मसाला बाहर आता है प्रोडक्टिव कफ या वेट कफ कहलाता है। ऐसी खांसी जिसमें खुल्ड 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 खांसी जा रहा है, कुछ भी बाहर नहीं आ रहा, उसे सूखी खांसी या नॉन प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। इस खांसी को
शुड बी सप्रेस, इसको शांत करने की जरूरत है, शुड बी सप्रेस। और इस खांसी में सप्रेशन नॉट डिजायरेबल, इस खांसी को बंद करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से सुनना, कितनी प्रकार की खांसी? दो प्रकार की खांसी, गीली खांसी और बलगम वाली खांसी, एक ही बात है। और एक सूखी खांसी और एक खुल्ड खुल्ड खांसी, वो खांसी एक ही बात है साहब। तो एक तो वो खांसी जिसमें बलगम बाहर आ रहा है, जिसे गीली खांसी कहते हैं, जिसे प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं, स्पुटम बाहर आता है, इसे बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो खांसी चल रही है इसके पीछे की वजह है बलगम, और बलगम का बाहर निकलना जरूरी है, उस बलगम को निकालने के लिए खांसी आ रही है, इसलिए इसे प्रोडक्टिव कफ कहते हैं और इसे यूजफुल भी कहते हैं। कौन सा कफ कहते हैं? यूजफुल भी। और ड्राई कफ जिसमें कुछ भी बाहर नहीं आ रहा, रेस्पिरेटरी एयर में इरिटेशन की जैसे आ रही है, नॉन प्रोडक्टिव है, स्पुटम नहीं आ रहा, इसे सप्रेस करने की जरूरत है, इसे अपन यूजलेस कहते हैं। मतलब कौन सी खांसी उपयोगी है? बोला बलगम वाली खांसी उपयोगी है। कौन सी खांसी बिना काम की है? बोला सूखी खांसी बिना काम की है। तो साला खांसी भी दो प्रकार की, यूजफुल और यूजलेस। कौन सी खांसी यूजफुल होती है? बोला बलगम वाली खांसी यूजफुल होती है। कौन सी खांसी बिना काम की होती है? बोला ड्राई कफ यूजलेस होती है। बहुत सिंपल है। अब इनकी दवाइयां अपन पढ़ें, दवाइयों की अगर अपन जानकारी करें, प्राप्त करें कफ की दवाइयों की, जो दो प्रकार का वेट और ड्राई, बलगम वाला और बिना बलगम वाला, एक को बंद करने की जरूरत नहीं है और एक को बंद करने की जो जरूरत है वो हमें दिख रही है किसके अंदर? ड्राई कफ के अंदर। एक को बंद करने की जरूरत नहीं है, वो है वेट कफ के अंदर। अब ड्रग्स की अपन बात करें तो जो दवाइयां हैं, जो दवाइयों की अपन बात करें, जो ड्रग्स हैं वो क्या क्या आपको मरीज को देनी है। अगर नर्स सीएचओ बन गई तो उसको अब दवाइयां आनी चाहिए बेटा। आप इलाज करोगे तो आपको पता होना चाहिए, पहला काम ये पता करोगे कि सूखी खांसी है मरीज को या गीली खांसी है। अब बलगम वाली खांसी है तो भैया क्या देंगे, और सूखी खांसी है तो क्या देंगे। जो खांसी की दवाइयां हैं, उन खांसी की दवाइयों में सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट कोई चमत्कार नहीं करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं ब्रोंकियल सिक्रेशन को, ये इंक्रीज करते हैं ब्रोंकियल सिक्रेशन को, ये इंक्रीज करते हैं ब्रोंकियल सिक्रेशन को। ब्रोंकियल सिक्रेशन को इंक्रीज करने की वजह से ये जो स्पूटम है, डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ स्पूटम, जो मसाला है उसे पतला कर देते हैं, और मसाला पतला होने की वजह से क्या होता है साहब? स्पूटम एक्सपेल आउट विद कफ। आप पहले खुल्ड खुल्ड खांसे जा रहे थे, 10 बार खांस रहे थे, 2 ग्राम मसाला बाहर आ रहा था, बड़ी मुश्किल से बाहर आ रहा था, खुल्ड खुल्ड खांसे जा रहे थे। आपने जैसे एक्सपेक्टोरेंट दिया, इसने ब्रोंकियल सिक्रेशन बढ़ा दी। ब्रोंकियल सिक्रेशन बढ़ाने से उस बलगम का गाढ़ापन कम हो गया, गाढ़ापन कम हो गया, चिकनाहट कम होगी, लिसलिसाहट कम हो गई। तो वो बलगम जब आप खांसोगे, हल्का सा करके खांसोगे, तो आराम से बलगम मुंह में आएगा और 2 ग्राम की जगह 20 ग्राम आएगा। 10 बार की जगह आपको एक ही बार खांसना पड़ेगा। तो आप जो बार बार खांस रहे थे वो बार बार खांसना पड़ेगा, या 10 की जगह एक बार खांसना पड़ेगा? बोला 10 की जगह एक बार खांसना पड़ेगा। क्या इस दवाई ने खांसी को बंद किया? बिल्कुल नहीं किया। इस दवाई ने खांसी के कारण को हटाया। खांसी का कारण था बलगम। तो ये जो एक्सपेक्टोरेंट दिए जाते हैं, ये कहां दिए जाते हैं? ये वेट कफ में। कहां दिए जाते हैं? वेट कफ में। आपसे कोई पूछे एक्सपेक्टोरेंट कहां दिए जाते हैं? वेट कफ में दिए जाते हैं। एक्सपेक्टोरेंट कहां दिए जाते हैं? वेट कफ में दिए जाते हैं। ये ब्रोंकियल सिक्रेशन को बढ़ाते हैं और वो जो बलगम मौजूद है इसे पतला कर देते हैं और उस बलगम को आसानी से कफ के साथ बाहर निकाल देते हैं। कौन निकाल देते हैं? एक्सपेक्टोरेंट। क्या इसका उदाहरण है? बोले इसका उदाहरण सोडियम सिट्रेट है, अमोनियम सिट्रेट है, सोडियम सिट्रेट है, अमोनियम सिट्रेट है, ग्वेनफेंसिन है। तो सोडियम सिट्रेट है, अमोनियम सिट्रेट है, ग्वेनफेंसिन है, और भी बहुत सारे हैं, पोटेशियम आयोडाइड भी है। पर अगर आप ये नाम भी याद रख लें, सोडियम सिट्रेट, अमोनियम सिट्रेट, ग्वेनफेंसिन, तो ये जो दवाइयां हैं ये ब्रोंकियल सिक्रेशन को बढ़ाती है, विस्कोसिटी ऑफ स्पूटम को कम करती है। इस वजह से जो स्पूटम है वो खांसी के साथ आसानी से बाहर आ जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। ये स्पूटम को खांसी के साथ आसानी से बाहर निकाल देते हैं, ये बलगम को पतला करके बाहर निकलते हैं। कुल मिलाकर क्या याद रखना है? मतलब बलगम को पतला करते हैं, बलगम को क्या करते हैं? पतला करते हैं। और पतला होने के कारण क्या होता है? उस बलगम को बाहर निकालने के लिए आपको जोर नहीं लगाना पड़ता। मुद्दे की बात, ये वेट कप में काम आते हैं। पर नर्स को सबसे बड़ी बात जो क्या पता होनी चाहिए इनके बारे में, नर्स को सबसे बड़ी बात ये पता होनी चाहिए किसके बारे में? इनके बारे में। किसके बारे में? एक्सपेक्टोरेंट वगैरह के बारे में क्या पता होना चाहिए? अवॉइड किसमें अवॉइड होते हैं ये एक्सपेक्टोरेंट? चलो अगले पेज पे लिख देता हूं, एक्सपेक्टोरेंट कहां अवॉइड होते हैं। एक्सपेक्टोरेंट के लिए याद रखिएगा, अवॉइड इन चिल्ड्रन एंड अस्थमेटिक कफ। अवॉइड इन चिल्ड्रन एंड अस्थमेटिक कफ। सवाल मेरा आपसे, बच्चों में वेट कप में ये यूज क्यों नहीं होते हैं? बताइए, जवाब दीजिए। एक्सपेक्टोरेंट क्यों अवॉइड किए जाते हैं बच्चों में और अस्थमेटिक में वेट कप में? जवाब दीजिए। बिल्कुल पिंकी, बट कॉन्ट्राडिक्ट अस्थमेटिक पेशेंट और चिल्ड्रन में नहीं देते हैं। बताओ। बच्चों में अस्थमा वाले में क्यों नहीं देते हैं? बताओ। जवाब दीजिए। हाँ अनिल पंत, शानदार। बच्चा स्पुटम खा जाएगा, शानदार, सही जवाब बेटा। हमें लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं, हमें समझ में आने से मतलब है। जब 10वीं में आप 200 शब्दों में गधे घोड़े पे निबंध लिख सकते हो अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी तो आ जानी एक दिन, टेंशन मत लो। अंग्रेजी इतनी जरूरी नहीं है जितना समझ में आना जरूरी है। अंग्रेजी का क्या है यार, सबको आ जाती है एक दिन। अच्छे लोग अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं, जिनको हिंदी नहीं आती वो अंग्रेजी बोलते हैं बेटा 8 बजे बाद।
तो आप तो बहुत कुछ एडवांस बच्चे हो, तो अंग्रेजी की टेंशन मत लो। स्पुटम खा जाएगा बिल्कुल। बच्चा क्या करता है, जैसे खांसेगा स्पुटम मुंह में आएगा, उसको थूकेगा नहीं, निगल जाएगा, और स्पुटम जरूरत से ज्यादा पेट में जाएगा तो वो उल्टियां कर सकता है। तो बिल्कुल बच्चों में एक्सपेक्टोरेंट नहीं देते हैं हम, बलगम को पतला करके बाहर नहीं निकालते हैं। इसके बजाय बच्चों में बलगम को तोड़ के बाहर निकालते हैं, म्यूकोलाइटिक देते हैं। तो वेट कप में बच्चों में एक्सपेक्टोरेंट नहीं दिया जाता, वेट कप में बच्चों में म्यूकोलाइटिक दिया जाता है। अस्थमा वाले में क्यों नहीं देते? सिक्रेशन बढ़ाने से अस्थमा वाले में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। एक्सपेक्टोरेंट अगर एस्थमेटिक में देंगे तो वहां पर क्या बढ़ने से, सिक्रेशन बढ़ने से क्या बढ़ सकती है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अस्थमा में सिक्रेशन बढ़ाने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है, और बच्चों में बलगम खाने की प्रवृत्ति थी, वो थूकना नहीं जानते हैं, उसे निगल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, शानदार। लैंग्वेज पे मत जाइए, आप अपने जवाब पे जाइए। जवाब अगर आपको आ गया तो बेटा लैंग्वेज अपने आप आ जाएगी। डोंट बॉदर अबाउट द लैंग्वेज, फोकस ऑन योर आंसर्स। बिल्कुल अपने आंसर पे जाइए, शानदार। तो एक्सपेक्टोरेंट की क्या खास बात याद रखोगे? सोडियम सिट्रेट, अमोनियम सिट्रेट, ग्वानफेंसिन ये देते हैं, ये एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, ये वेट कप में काम आते हैं। ये सिक्रेशन बढ़ाकर बलगम को पतला कर देते हैं और आसानी से उसको कफ के साथ बाहर निकाल देते हैं, मतलब उसको खांसी के साथ बाहर निकाल देते हैं। एक्सपेल आउट स्पुटम विद कफ, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एक्सपेक्टोरेंट। एक ही बात याद रखनी है, अस्थमा वाले को और बच्चे को नहीं देना है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं वेट कप में एक और चीज काम में आती है, म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक 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 नाम से पता चल रहा है म्यूकोलाइटिक। ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन स्पूटम, ये साहब स्पूटम के टुकड़े कर देते हैं, और स्पूटम के टुकड़े करने के बाद एक्सपेल आउट स्पूटम विद कफ। डले के डले बाहर आते हैं बेटा, जैसे एलोवेरा जेल निकल रहा हो, ऐसे कैसे बाहर आते हैं। स्पूटम टूट जाता है, स्पूटम के टुकड़े हो जाते हैं, और टुकड़े होने के कारण वो स्पूटम का बाहर निकलना आसान हो जाता है। ये इन के इन प्रकार म्यूकोलाइटिक म्यूकस के बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं, म्यूकस को लूज कर देते हैं, और म्यूकस को लूज करके उसके अंदर जो चिपकने की क्षमता थी उसे कम कर देते हैं, बजाय कि उसका वॉल्यूम बढ़ाने के। ये वॉल्यूम नहीं बढ़ाते हैं, और वॉल्यूम नहीं बढ़ाते हैं तो साहब क्या होता है, कभैया जो अस्थमा में सिक्रेशन बढ़ने से खतरा था वो नहीं रहता। बच्चे में जो निकलने का खतरा था, निकलेगा तो सही, पर यहां वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो ज्यादा बलगम नहीं निकलेगा। कुल मिलाकर दो चीजें हैं, एक तो बलगम को पतला करके निकालना वो एक्सपेक्टोरेंट है, और एक बलगम को तोड़ के निकालना वो म्यूकोलाइटिक है। तो म्यूकोलाइटिक बलगम को तोड़ देता है, बलगम को तोड़ता है, बलगम को तोड़ता है। और वह भाई साहब क्या कर रहे थे? ये भाई साहब बलगम को पतला करते हैं। तो बस यही बात याद रखिएगा, ये बलगम को तोड़ता है और आसानी से स्पुटम के साथ निकाल देता है, और बिल्कुल पीसेस के पीसेस बाहर आते हैं। ओल्ड एज में देखिएगा, बुजुर्गों को अगर आप दोगे तो बलगम के टुकड़े डले के डले पीसेस के पीसेस बाहर आएंगे। कौन सी दवाई देते हैं इसमें? इसमें ब्रोमहेक्सिन, ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन, 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 ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन। एसिटाइलसिस्टीन का आपने नाम सुना हो तो कईयों ने सुना होगा, एन एसिटाइलसिस्टीन, म्यूसिनेक, म्यूसिनेक, कईयों ने सुन रखा होगा म्यूसिनेक का नाम, म्यूसिनेक का, म्यूसिनेक, म्यूसिनेक बाप आप भी देते हैं इसकी, सबको पता है। ये तीनों के तीनों म्यूकोलाइटिक हैं, ये तीनों के तीनों बलगम को तोड़ने के काम में आते हैं। बिल्कुल 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 दिलीप बताऊंगा, एलर्जी की बताऊंगा, सब बताऊंगा। तो साहब ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन, ये तीनों के तीनों बलगम को तोड़ के बाहर निकालते हैं, और सबको पता है ये कौन से कप में काम आएंगे? वेट कप में। और कहां पर भी काम आएंगे? कहां पर भी काम आएंगे? ये बहुत शानदार काम करेंगे किसमें? चिल्ड्रन एंड अस्थमेटिक, चिल्ड्रन एंड अस्थमेटिक वेट कफ। भाई मेरा ये नहीं कहना कि ये चिल्ड्रन एंड अस्थमेटिक में देंगे, पर इनको चिल्ड्रन एंड अस्थमेटिक में भी दे सकते हैं। तो एक्सपेक्टोरेंट बच्चों में और अस्थमा वाले में नहीं देंगे, बाकी सब में दे सकते हैं। और अस्थमा वाले में बच्चों में वेट कप में आप म्यूकोलाइटिक देंगे। तो वेट कफ की जो दवाइयां हैं, दो दवाइयां हैं, कौन कौन सी है वेट कफ की? एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिक। एक बलगम को पतला करके बाहर निकालने वाली, एक बलगम को तोड़ के बाहर निकालने वाली। जो बलगम को पतला करके बाहर निकालने वाली दवा है वो वेट कप में यूज होती है, पर एक ही क्वेश्चन ध्यान रखना, बलगम को पतला करके बाहर निकालने वाली जो दवाई जिसे एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं वो अस्थमा वाले को और बच्चों को नहीं देते। और म्यूकोलाइटिक जो दवा है वो वेट कप में, किसमें? वेट कप में, फॉर ऑल, सब में काम आ सकती है। इवन चिल्ड्रन और एस्थमेटिक वेट कप में भी काम में आ सकती है। तो आपसे कोई पूछे कि बच्चों में अस्थमा वाले में बलगम को तोड़ के बाहर निकाला जाता है या पतला करके, तो जवाब देना है तोड़ के बाहर निकाला जाता है। रह जाएगा यार। अच्छा, आपकी शानदार नॉलेज के लिए चीज अपडेट कर दूं, अगर बच्चा वाला अस्थमा वाला वेट कप है तो वहां पर अगर एक चीज आप एड कर दें, मतलब आप क्या कर दें, आप वहां पर अगर ब्रोंकोडायलेटर ऐड कर दें, आप क्या दे दें? म्यूकोलाइटिक प्लस ब्रोंकोडायलेटर, म्यूकोलाइटिक प्लस ब्रोंकोडायलेटर, तो मुकाबला ही नहीं है अस्थमा और चिल्ड्रंस के वेट कप में। आप दे सकते हैं म्यूकोलाइटिक के तौर पर या तो एम्ब्रोक्सोल दे दो, देखिएगा आज आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, एम्ब्रोक्सोल दे दो, एम्ब्रोक्सोल दे दो, सालबुटामोल दे दो, सालबुटामोल दे दो एम्ब्रोक्सोल के साथ, एम्ब्रोडिल एस आता है, सबने सुना होगा। या आप क्या दे दो? ब्रोमहेक्सिन दे दो, और साथ में टरब्यूटेलाइन दे दो, ब्रोमहेक्सिन के साथ टरब्यूटेलाइन दे दो, टरब्यूटेलाइन दे दो। और आपको बता दूं ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों आ जाती है, एक फेमस ब्रांड है ब्रोजीडेक्स, ब्रोजीडेक्स। ये किसके लिए बहुत काम की दवाइयां, दोनों का कॉम्बिनेशन, म्यूकोलाइटिक और ब्रोंकोडायलेटर का। ये बाजार में जाती है एम्ब्रोडिल एस, एम्ब्रोडिल एस,
ये बाजार में एम्ब्रोडिल एस के नाम से आएगी, नीचे वाली ब्रोजिडिस के नाम से आएगी। ये बहुत अच्छी दवाइयां हैं। कहां पर? चिल्ड्रन एंड अस्थमेटिक वेट कफ में बहुत शानदार दवाइयां हैं। अगर बच्चों को और अस्थमा वाले को वेट कफ है तो आप ये कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, एम्ब्रोडिल एस मंगा सकते हैं, ब्रोजिडेक्स मंगा सकते हैं, बढ़ा देते हैं आज आपको डॉक्टर, चिंता मत करो। बिल्कुल बिल्कुल याद रखते चलो। चिल्ड्रंस एंड अस्थमेटिक वेट कफ में एम्ब्रोक्सोल प्लस साल्बुटामोल एम्ब्रोडिल एस के नाम से। और चिल्ड्रंस एंड अस्थमेटिक वेट कप में, चिल्ड्रंस एंड अस्थमेटिक वेट कप में जो आप देते हो वो क्या देते हो साहब? चिल्ड्रंस एंड अस्थमेटिक वेट कप में आप देते हो एम्ब्रोक्सोल प्लस साल्बुटामोल या ब्रोमेक्सिन प्लस टर्बिटेलाइन। रह जाएगा याद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत काम की इंफॉर्मेशन थी, बहुत यूजुअल इंफॉर्मेशन थी। तो मैंने आपको जो बताया, एक्सपेक्टोरेंट बताया और म्यूकोलाइटिक बताया। अब थोड़ी सी आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि थोड़ा सा आपको यह भी पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में नहीं दे रखा पर एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि आप जानते हो एग्जामिनर से बड़ा ज्ञाता कोई नहीं होता, वो इतना बड़ा ज्ञाता होता है कि वो कभी सिलेबस उठा के नहीं देखता, क्योंकि उसके ईगो पे चोट पहुंच सकती है। उसको कौन बताएगा सिलेबस? तो अगर वो खांसी की दवा पूछेगा तो पूछते टाइम वो ये नहीं सोचेगा कि एक्सपेक्टोरेंट म्यूकोलाइटिक इनके कोर्स में है, इनके कोर्स में एंटीट्यूसिव नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए एंटीट्यूसिव ये कहां काम में आते हैं। ये एंटीट्यूसिव सप्रेस करते हैं कफ को। ये एंटीट्यूसिव जो टसल इंपल्स थी खांसी की, इनको हम कफ सेंटर, कफ सेंटर सप्रेसेंट भी बोलते हैं। और ये क्या किस में काम आते हैं? यूजफुल इन ड्राई कफ, यूजफुल इन ड्राई कफ, ये सूखी खांसी में काम में आते हैं। और यूज टू सप्रेस ओवर कफिंग इन वेट कफ आल्सो। ये आपको याद रखना है। एंटीट्यूसिव कफ सेंटर सप्रेसेंट है।
ये बिल्कुल ड्राई कफ में यूजफुल होते हैं और इनका इस्तेमाल हम सूखी खांसी में तो करते हैं। गीली खांसी, बलगम वाली खांसी अगर जरूरत से ज्यादा चल रही हो तो उसको भी सप्रेस करने के काम में ले सकते हैं। किसको? एंटीटोसिव को। एंटीटोसिव का दूसरा नाम होता है कफ सेंटर सप्रेसेंट। दूसरा नाम क्या होता है? कफ सेंटर सप्रेसेंट। किसे बोलते हैं? एंटीटोसिव को। कौन सी खांसी में काम आते हैं? यूजफुल इन ड्राई कफ, सूखी खांसी में। देखो, गीली खांसी की, बलगम वाली खांसी की दवाई आती है एक्सपेक्टोरेंट म्यूकोलाइटिक, और सूखी खांसी की दवाई है एंटीटोसिव, ड्राई कफ की दवा है। हाँ बिल्कुल, बलगम वाली खांसी अगर जरूरत से ज्यादा चल रही है तो उसको थोड़ा शांत करने के लिए दे सकते हैं। कफ सेंटर सप्रेसेंट कहा जाता है, खांसी केंद्र को शांत कर देते हैं। खांसी केंद्र शांत होता है तो खांसी की सूचना नहीं आती, आदेश नहीं आता, तो बेटा खांसी नहीं आती। अब इसमें जो दवाइयां आती है उन दवाइयों की अगर मैं जानकारी दूं आपको तो साहब इसमें अफीम से रिलेटेड पदार्थों में आता है कोडीन। कोडीन 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 एक जमाना था जब इसका एक ब्रांड था कोरेक्स, बहुत फेमस था। तो अब कोरेक्स तो आता नहीं है, उसकी जगह कोस्को कोडीन लिंकटस आता है। कोस्को कोडीन लिंकटस आता है। ये बिल्कुल ड्राई कफ में बहुत कारगर है, पर इसको बच्चों में नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, डिपेंडेंस होती है। उसके बाद H1 ब्लॉकर, क्या एंटीस्टामिनिक भी कफ में काम आते हैं? H1 ब्लॉकर में कौन सा काम में आता है? याद रखिएगा, नाम बताऊंगा, क्लोरफेनिरामाइन। बहुत जोरदार चीज बताने जा रहा हूं आपको, याद रखिएगा, क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट। क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट, इसे दुनिया CPM के नाम से भी जानती है, और ये बाजार में पिरिटोन के नाम से बिकती है। ये बाजार में किस नाम से बिकती है? पिरिटोन के नाम से बिकती है। क्लोरफेनामाइन मेलिएट को दुनिया किस नाम से जानती है? CPM के नाम से जानती है। और ये क्लोरफेनामाइन मेलिएट जो बाजार में बिकती है किस नाम से बिकती है? पिरिटोन के नाम से। पिरिटोन के नाम से। ये ड्राई कफ की बहुत अच्छी दवा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? सेफ इन प्रेग्नेंट वुमन। याद रख लीजिए, अगर गर्भवती महिला को खांसी चल रही है तो आप कौन सी दवा देंगे? क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट। बिल्कुल बिल्कुल याद रख लीजिएगा। पर पिरिटोन कौन सी लाएंगे? प्लेन, उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। उसको लेते टाइम देख लेंगे उसमें क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट ही है ना, साथ में कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है। ये जानकारी आप दुरुस्त कर लीजिए कि खांसी की दवा देनी है गर्भवती महिला को तो कौन सी देनी है? क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट प्लेन देनी है। और प्लेन कौन सी लेनी है? पिरिटोन नाम से आएगी। और ये सेफ इन प्रेग्नेंट वुमन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अंट संट बसंट अगड़म बगड़म दवाई मत दे देना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, CHO से कुछ और बन जाओगे। याद रखना, जानकारी दुरुस्त रखनी चाहिए। दवाइयां बहुत सामान्य है, पर आपका जो नॉलेज है वो उस लेवल का होना चाहिए कि वहां लोगों को जनानी ना हो, नुकसान ना हो। आप लोगों की भलाई के लिए, बुराई के लिए नहीं है, नुकसान के लिए नहीं है। बहुत अच्छी जानकारी है, दुरुस्त जानकारी है। गर्भवती महिला को क्लोरफेनामाइन मेलिएट नाम का H1 ब्लॉकर दे सकते हैं। पिरिटोन बाजार का नाम है, ब्रांड नेम है, ये ब्रांड नेम है, बाजार में इस नाम से मिलेगी, पिरिटोन के नाम से। बिल्कुल को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, दे सकते हैं। बेटा अस्थमा का मैं बता चुका हूं ना, अस्थमा में तो आपको ब्रोंकोडायलेटर प्लस क्या देना है? म्यूकोलाइटिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अपन बात करें H1 ब्लॉकर में और क्या आता है? H1 ब्लॉकर में आता है डाइफेनहाइड्रामाइन। डाइफेनहाइड्रामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन। बेनाड्रिल किस नाम से आती है दवाई? ये बेनाड्रिल, 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 बेनाड्रिल के नाम से आती है। ये नहीं देते हैं हम प्रेग्नेंट में। मैं तो कहूंगा प्रेग्नेंट में एक ही याद रखना है, CPM। और जब भी आप H1 ब्लॉकर दे रहे हैं तो आपको याद रखना है, किसी को CPM दिया है या डाइफेनहाइड्रामाइन दिया है, ऐसी कफ सिरप दी है जिसमें दोनों है, तो आप बोलिएगा कि साहब अवॉइड वर्किंग ऑन मशीनरी, अवॉइड वर्किंग ऑन मशीनरी एंड ड्राइविंग। क्या अवॉइड करेंगे आप? ना तो मशीन पे काम करेंगे ना ड्राइविंग करेंगे। आपके पास कोई ड्राइवर आ गया, उसको आपने दे दी, बताना भूल गए कि भैया गाड़ी चलाते टाइम मत पीना, कोई कांड वांड हो गया तो आपके माथे है, तो आपको बताना है ये दवाइयां जब लेगा उसके दौरान मशीन पे काम नहीं करना है और गाड़ी वाड़ी नहीं चलानी है। तो ये आपको बातें छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें याद रखनी है। तो डाइफेनहाइड्रामाइन हुआ या आपका क्लोरफेन मेलिएट हुआ, ये आपको जब देंगे तो पेशेंट को बताएंगे भैया इनको लेने के बाद गाड़ी वाड़ी मत चलाइयो, मशीन पे काम मत करियो। ये जरूरी है, जरूरी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओनली CPM क्रिटिकल गेमर, ओनली CPM प्रेगनेंसी। आ रहा है मजा? बिल्कुल सेडेशन होता है, बिल्कुल सेडेशन करवाता है, सो जाएगा, चल गई गाड़ी बस, जहां की जहां, पता नहीं जाना कहां था, चीन पहुंच जाएगा, जापान। बिल्कुल 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 रह जाएगा याद। तो ये आपको मैंने बताया ओपोइड्स, उसके बाद मैंने बताया आपको H1 ब्लॉकर। तो ओपोइड्स भी दे सकते हैं और H1 ब्लॉकर भी दे सकते हैं। किसके अंदर? ड्राई कफ के अंदर। किसके अंदर काम में आते हैं? एंटीटोसिव। ड्राई कफ के अंदर काम में आते हैं, ड्राई कफ के अंदर काम में आते हैं। ओपोइड्स है, H1 ब्लॉकर है, और इसी के अंदर एक और कैटेगरी है नॉन ओपोइड्स। नॉन ओपोइड्स, नॉन ओपोइड्स, नॉन ओपोइड्स। नॉन ओपोइड्स की अगर अपन बात करें तो नॉन ओपोइड्स की अगर अपन बात करें तो नॉन ओपोइड्स में फेमस दवा है डेक्स्ट्रोमिथोरपेन। डेक्स्ट्रोमिथोरपेन, ये भी ड्राई कफ में काम आते हैं। डेक्स्ट्रोमिथोरपेन, 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 डेक्स्ट्रोमिथोरपेन की अपन बात करें तो डेक्स्ट्रोमिथोरपेन एक दवा है जो ड्राई कफ में काम में आती है। डेक्स्ट्रोमिथोरपेन, ये टस्क्यू आपने सुना हो, टस्क्यू, टस्क्यू के नाम से भी बिकती है डेक्स्ट्रोमिथोरपेन। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ड्राई कफ के अंदर या तो आप ओपोइड्स कोडीन दे सकते हैं, या नॉन ओपोइड्स डेक्स्ट्रोमिथोरपेन दे सकते हैं, या एंटीहिस्टामिनिक में क्लोरफेनामाइन, और क्या दे सकते हैं?
क्लोरफेनामाइन के अलावा आप डाइफेनाइड्रामाइन दे सकते हैं, पर इनमें से सिर्फ और सिर्फ सीपीए में ही प्रेगनेंसी में यूज होती है, बाकी और कोई सी भी यूज नहीं होती। तो ये जो जानकारी थी ये आपकी थी ड्राई कफ के लिए, ये जो जानकारी दी थी मैंने किसके लिए दी थी? ड्राई कफ के लिए। अब आप बोलो अस्थमा वाले को क्या देना है? अस्थमा वाले को चाहे वेट कफ हो चाहे ड्राई कफ हो, आपको एक ही बात याद रखनी है, अस्थमा वाले को आपको सालबुटामोल बोले तो ब्रोंकोडायलेटर देना ही देना है। अगर वेट कफ है तो साथ में म्यूकोलाइटिक देना है, और वेट कफ नहीं है तो केवल ब्रोंकोडायलेटर देना है। तो अस्थमा वाले को जो खांसी आती है वो ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से आती है, और अगर दिक्कत है तो एंटी एलर्जी के तौर पर लियोसिट्राजिन मोंटेल्यूकास दे सकते हैं। तो अस्थमा में ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। अस्थमा में जो कफिंग है, अस्थमा में जो क्या है कफ है, उसके लिए क्या देते हो? उसके लिए आप सालबुटामोल देते हो, या आप याद रख लीजिए कोई भी ब्रोंकोडायलेटर देते हो, सालबुटामोल देते हो, और साथ में क्या दे देते हो? प्लस एंटी एलर्जी के तौर पर आप मोंटेल्यूकास लियोसिट्राजिन का कॉम्बिनेशन दे देते हो। मोंटेल्यूकास्ट प्लस लियोसिट्राजिन, मोंटेल्यूकास्ट प्लस लिवोसिट्राजिन, मोंटेल्यूकास्ट प्लस लिवोसिट्राजिन। मोंटेक एलसी याद रख लीजिए, आप तो इतना दिमाग मत लगाइए। मोंटेक एलसी दे सकते हो आप। सालबुटामोल प्लस आप क्या दे सकते हो? एंटी एलर्जिक सालबुटामोल की सिरप देनी है, टर्पटलाइन की सिरप देनी है, साथ में एंटी एलर्जिक दे सकते हो अगर कफ ड्राई है तो। और अगर अस्थमा में वेट कफ है, वेट है तो आप क्या दे सकते हो? म्यूकोलाइटिक प्लस ब्रोंकोडायलेटर, पढ़ा चुका हूं आपको, म्यूकोलाइटिक प्लस ब्रोंकोडायलेटर। अगर वेट कफ है तो म्यूकोलाइटिक प्लस ब्रोंकोडायलेटर बता चुका हूं आपको, ब्रोजिडेक्स। और अगर अस्थमा में कफ ड्राई है तो आप सालबुटामोल के साथ मोंटेक एलसी कोई भी एंटी एलर्जिक ऐड कर सकते हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये आपकी बच्चों जानकारी थी कफ की। ये हमने दवाइयां पढ़ी थी खांसी की दवाइयां। किसकी दवाइयां पढ़ी थी? खांसी की। तो खांसी की दवाइयों को अपन रिवाइज करें फटाफट। तो आपको बता दूं जो कफ है वही प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, दो प्रकार का होता है, ड्राई कफ और वेट कफ। ड्राई कफ यूजफुल है, सांस थमा वही कहलाता है अस्थमा। बिल्कुल सीमा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सीमा। जिसमें सांस थमा वही कहलाता है अस्थमा, जिसमें सांस थमा वही कहलाता है अस्थमा। अस्थमा जिसमें सांस थमा वही कहलाता है अस्थमा। तो अगर आपके पास रोगी आया जिसको सांस ढंग से नहीं आ रहा, सांस रुक रुक के ले रहा है, बिल्कुल डिस्निया हो रहा है, वीजिंग हो रहा है, घर्राटे कर रहा है भैया, बिल्कुल जोर जोर से सांस ले रहा है और बिल्कुल लेवर्ड ब्रीथिंग चल रही है और पपैया बज रहा है सांसों से, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल अस्थमा। तो अगर ब्रोंकियल अस्थमा की अगर आपसे कोई बात करे, बोले ब्रोंकियल अस्थमा क्या है, तो सबसे पहली बात करना है ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। अगर आपसे पूछे क्या है, ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। अगर आपसे कोई पूछे ब्रोंकियल अस्थमा क्या है, ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। और पूछे इसमें क्या होता है तो बता देना, ट्रेकियो ब्रोंकियल स्मूथ मसल की हाइपर एक्टिविटी, ट्रेकियो ब्रोंकियल स्मूथ मसल की हाइपर एक्टिविटी। इसमें क्या होता है? ट्रेकियो ब्रोंकियल स्मूथ मसल की हाइपर एक्टिविटी होती है। तो दो बातों का जवाब दे दो। ब्रोंकियल अस्थमा एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? इन्फ्लामेटरी कंडीशन, जिसमें क्या होता है? ट्रेकियो ब्रोंकियल स्मूथ मसल की हाइपर एक्टिविटी होती है। कौन सी मसल की? ट्रेकियो ब्रोंकियल स्मूथ मसल की। तो याद रखिएगा, व्हाट इज अस्थमा? एक कंडीशन है जिसमें कौन सी मसल में गड़बड़ी होती है? ट्रेकियो ब्रोंकियल स्मूथ मसल में हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है? सपोज ये आपका रेस्पिरेटरी एयरवे है, ये रेस्पिरेटरी एयरवे है, तो इस रेस्पिरेटरी एयरवे में डस्ट गई, पोलन गए, धूड़ा गया, चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, वो वाली धूल बेटा, तो डस्ट गई, पोलन गए, डस्ट गई, पोलन गए, डस्ट गई, पोलन गए। तो इन डस्ट और पोलन को अगर आपके रेस्पिरेटरी एयरवे ने क्या समझ लिया? एंटीजन। और जो ट्रेकियो ब्रोंकियल स्मूथ मसल है, अगर ये हाइपर एक्टिव है तो यहां डेफिनेटली क्या होगी? एंटीबॉडी। और ये एंटीजन एंटीबॉडी मिलकर क्या करेंगे? AGAB। और इस AGAB से क्या आएगा साहब? यहां पर आएगा हिस्टामिन। क्या आएगा? हिस्टामिन। यहां पर आएगा ल्यूकोट्राइन, यहां पर आएगा एसिटाइलकोलिन। याद रखिएगा, ट्रेकियो ब्रोंकियल स्मूथ मसल जिस व्यक्ति की हाइपर एक्टिव हो जाती है, उस व्यक्ति की ट्रेकियो ब्रोंकियल स्मूथ मसल हाइपर एक्टिव होने का मतलब है कि जिन चीजों को रिस्पॉन्ड नहीं करना उनके खिलाफ भी रिस्पॉन्ड करती है। डस्ट के खिलाफ और पोलन के खिलाफ उन्हें एंटीजन मानते हुए क्या छोड़ती है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन और एसिटाइलकोलिन आ जाते हैं, जिससे ब्रोंकोस्पाज्म, म्यूकोसल एडेमा एंड इंक्रीज सिक्रेशन हो जाते हैं। ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, म्यूकोसल एडेमा हो जाता है और इंक्रीज सिक्रेशन हो जाते हैं। जो आपका रेस्पिरेटरी एयरवे है, उस रेस्पिरेटरी एयरवे में आप देखिएगा ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, जगह कम हो जाती है, सिक्रेशंस आने लग जाते हैं, और यूं बोले तो ये एडेमा भी हो जाता है। तो ब्रोंकाई सिकुड़ती है, वहां म्यूकोसा में एडेमा हो जाता है, इंक्रीज सिक्रेशंस हो जाते हैं। इससे क्या होता है? नैरोइंग ऑफ रेस्पिरेटरी एयरवे। नैरोइंग ऑफ रेस्पिरेटरी एयरवे, जो हवा के आने जाने का रास्ता है, हवा के आने जाने का रास्ता है, वो सिकुड़ जाता है। नैरोइंग ऑफ रेस्पिरेटरी एयरवे, नैरोइंग ऑफ रेस्पिरेटरी एयरवे हो जाने की वजह से, नैरोइंग ऑफ रेस्पिरेटरी एयरवे हो जाने की वजह से, श्वास की नली का जो रास्ता है वो सिकुड़ जाने की वजह से, नैरोइंग ऑफ रेस्पिरेटरी एयरवे हो जाने की वजह से आपको डिस्निया होता है, आपको वीजिंग होती है एंड आपको कफ होता है। आपको डिस्निया होता है, डिस्निया बोले तो सांस में दिक्कत आती है, आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, डिस्निया हो जाता है, आपको वीजिंग हो जाती है। कहने का मतलब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब नैरोइंग रेस्पिरेटरी एयरवे होता है, जब हवा के बाहर निकलने का, अंदर आने का रास्ता सिकुड़ जाता है, तो ना तो हवा पूरी अंदर आती है, ना ही हवा पूरी बाहर आती है। तो आपको
हवा अंदर बाहर लाने ले जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसी मुश्किलात को अंग्रेजी में डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग कहते हैं, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिस्निया कहते हैं या डिस्पोनिया कहते हैं या डिस्निया कहते हैं। वीजिंग, जब पतली सी जगह में से हवा बाहर आती है तो पपैया बचता है, पपैया, दैट पपैया इज कॉल्ड वीजिंग। विशिलिंग साउंड कॉल्ड इज पपैया साउंड, दैट इज कॉल्ड वीजिंग। और खांसी लगातार आती रहती है तो ये रेस्पिरेटरी एयरवे के सिकुड़ने से आपको सांस में दिक्कत आती है, पपैया बचता है और खांसी आती है, इसी को ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक बोलते हैं। तो हुआ क्या है, डस्ट को, पोलन को एंटीजन समझ लिया, स्टामिन ल्यूकोट्राइन स्टाइल कोलिन आ गया, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, म्यूकोसल एडेमा हो गया और सिक्रेशंस बढ़ गए। इन सब चीजों ने हवा के अंदर बाहर आने का, रेस्पिरेटरी एयरवे का रास्ता जाम कर दिया, जिससे अंदर आ रही है न पूरी तरह से बाहर जा रही है। आप प्रयास कर रहे हैं सांस लेने का, पर प्रयास नहीं करने के बावजूद आपको परिणाम नहीं मिल रहा है, आपकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ रही है, इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं आपको एसिडोसिस हो रहा है। अस्थमा एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पर आर बढ़ती है, एसिडोसिस होता है, क्योंकि आप रेस्पिरेशन के लिए रेट तो बढ़ा दिए, उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा, अंदर की CO2 बाहर नहीं आ पा रही, और जो नेरोइंग है उसकी वीजिंग भी हो रहा है और कफ भी हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहां से तीन ही चीजें उठानी है कि क्या क्या अस्थमा में दिक्कतें हैं। एक तो ब्रोंकोस्पाज्म है, एक म्यूकोसल एडेमा, वो अस्थमा ही पूछ रहा है और कुछ भी नहीं पूछ रहा। तो अस्थमा में जो समस्याएं याद रखनी जिंदगी भर, ब्रोंकोस्पाज्म, म्यूकोसल एडेमा मतलब इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, म्यूकोसल एडेमा मतलब इन्फ्लेमेशन, म्यूकोसल एडेमा मतलब इन्फ्लेमेशन एंड इंक्रीज सिक्रेशन। ये बात याद रखिएगा। ब्रोंकोस्पाज्म है, म्यूकोसल एडेमा है, ब्लड इन्फ्लेमेशन है और सिक्रेशंस बढ़े हुए हैं, ये आपको याद रखना है। तो अस्थमा में जो दवाइयां देते हो वो दवाइयों में सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 1 ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकोडायलेटर। अब ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर आप तीन चीजें दे सकते हो। ए, एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक। और एंटीकोलिनर्जिक के तौर पे जो दवा देते हो याद रखना है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड 40 से 80 माइक्रोग्राम इनहेलेशन, इनहेलेशन 40 से 80 माइक्रोग्राम इनहेलेशन से देंगे, 40 से 80 माइक्रोग्राम इनहेलेशन, 40 से 80 माइक्रोग्राम इनहेलेशन, इनहेलेशन। और इनहेलेशन के लिए आप एमडीआई इस्तेमाल कर सकते हो, रोटा के इस्तेमाल कर सकते हो। 40 से 80 माइक्रोग्राम इनहेलेशन से देते हैं, 40 से 80 माइक्रोग्राम कैसे देते हैं, इनहेलेशन से दे सकते हैं। एमडीआई भी आता है, मीटर डोज इनहेलर भी आता है और रेस्प्यूल भी आते हैं जो नेबुलाइजेशन के काम में आते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर एंटीकोलिनर्जिक दे सकते हो, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड दे सकते हो। ये M3 ब्लोकर होता है। कौन सा ब्लोकर होता है, M3 ब्लोकर होता है। तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एक एंटीकोलिनर्जिक है जिसकी भाप सुंघाई जा सकती है। भाप, भाप, जो भाप सुंघाई जाती है वो भाप जिस मशीन से सुंघाई जाती है उस मशीन को अपन क्या बोलते हैं, नेबुलाइजर, नेबुलाइजर। तो नेबुलाइजेशन से दिया जा सकता है। मीटर डोज इनहेलर जो फुसफुस आते हैं उनसे दिया जा सकता है। ब्रोंकोडायलेटर में एंटीकोलिनर्जिक के अलावा क्या ऑप्शन है, बी ऑप्शन ब्रोंकोडायलेटर में है, आप दे सकते हो बीटा 2 अगोनिस्ट, बीटा 2 अगोनिस्ट। बीटा 2 अगोनिस्ट के तौर पर आप क्या दे सकते हो, सालबुटामोल, सालबुटामोल, टरबुटेलाइन, टरबुटेलाइन, सालमेटेरोल, सालमेटेरोल, फॉर्मेटेरोल, सालमेटेरोल और फॉर्मेटेरोल, सालमेटेरोल और फॉर्मेटेरोल। ये सब इनहेलेशन से दिए जाते हैं, ये सब इनहेलेशन से दिए जाते हैं। सालबुटामोल 100 से 200 माइक्रोग्राम, ये 250 माइक्रोग्राम, ये 250 माइक्रोग्राम, ये 25 से 50 माइक्रोग्राम, ये 12 माइक्रोग्राम। इनहेलेशन के लिए क्या क्या आते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एमडीआई होते हैं, रोटा केप होते हैं, आप सब जानते हैं रोटा केप क्या होते हैं, कैप्सूल जिन्हें रोटावेलर में डालकर तोड़कर मोड़कर उनके पाउडर को सूंघा जाता है। नेबुलाइजेशन का सॉल्यूशन जिसे रेस्प्यूल बोलते हैं वो भी दिया जा सकता है। तो इतने सारे ऑप्शन है आपके पास। अब इनकी बात करूं तो इन दोनों को मिलाकर हम साबा कहते हैं और इन दोनों को मिलाकर हम लाबा कहते हैं। व्हाट इज साबा, व्हाट इज लाबा, व्हाट इज साबा, व्हाट इज लाबा। एडल्टोजिन सभी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस सर एडल्टोजिन है, बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट इज साबा, व्हाट इज लाबा। साल्टामोल सिरप भी देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल देते हैं। व्हाट इज साबा, व्हाट इज लाबा। साबा शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग। साबा का मतलब है शॉर्ट एक्टिंग और लाबा का मतलब है लॉन्ग एक्टिंग। तो पता है साबा लाबा ये कंप्लेन याद रखनी है। क्यों की भी सिरप आती है, टर्पलाइन की भी सिरप आती है, पर जब हम अस्थमा की बात करें तो अस्थमा में फिर हम इनहेलर वगैरह को ज्यादा पसंद करते हैं और इनके